नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक आम आदमी को इंश्योरेंस बेचा कैसे जाए। दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन सेशंस हुए और डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हुए मैं बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से मिला। हर किसी के से मिलने के बाद या हर किसी से बात करने के बाद मैंने देखा कि क्या वजह है कि इंडिया में 14 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं और उन 14 लाख में से सिर्फ 4000 इंश्योरेंस कंसल्टेंट एमडीआरटी कर पाते हैं। क्या हो रहा है उन 13,96,000 इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के साथ जो एमडीआरटी नहीं कर पा रहे? क्यों वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? और जब मैंने इस बारे में लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट से बात करनी स्टार्ट की तो मुझे पता चला एक ऐसा बेसिक रीज़न जिस प्रॉब्लम को हर कोई फेस कर रहा है। दोस्तों, वो प्रॉब्लम थी कि ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट ने मेरे से एक बात बोली। उन्होंने कहा कि सुमित भाई, हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे जो लिंक्स हैं वो बड़े लिंक्स नहीं हैं। हम किसी एचएनआई को नहीं जानते, हम किसी अमीर आदमी को नहीं जानते, हम जिन लोगों को जानते हैं वो सारे आम लोग हैं। कोई 10,000 की सैलरी कमाता है, कोई 12,000 की, कोई 15,000 की, कोई 20,000 की, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 की। इससे ज़्यादा ऊपर की इनकम वाले लोग हमारे लिंक में नहीं हैं। हो सकता है आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती हो और ये प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की कि आखिरकार इन सारे लोगों को, इन 13,96,000 लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाए, उनसे बात कैसी की जाए और उन्हें ऐसा क्या बताया जाए कि वो पहली मुलाकात में पॉलिसी लेने को तैयार हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक आम आदमी से, आपके भी कॉन्टैक्ट में कोई होगा, 8,000 10,000 15,000 रुपये कमाने वाला आदमी, उससे मिलते हैं। उससे मिलने के बाद आप उससे सिंपल एक प्लेन पेपर पे एक सवाल कीजिए और वो सवाल ये होना चाहिए कि सर, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज आपसे ही पूछता हूं कि आपके घर का मिनिमम मंथली एक्सपेंस कितना है, वो एक पेपर पे लिखिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिखें 20,000, कुछ लोग लिखें 30,000। एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि क्लाइंट आपको कहता है कि 20,000 रुपये मेरा मंथली एक्सपेंस है। अब 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 2,40,000 रुपये की रिक्वायरमेंट हर साल उस क्लाइंट के घर पे है ही है। अब आपको करना क्या है, उस 2,40,000 के चारों तरफ एक राउंड सर्कल बनाइए और राउंड सर्कल बनाने के बाद क्लाइंट से पूछिए कि सर, ये 20,000 रुपये महीने में आपने कवर क्या क्या किया है, यानी क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि इस 20,000 रुपये में 5,000 रुपये का मेरा रेंट चला जाता है। लॉजिकल बात है, 5,000 रुपये की मेरी ग्रोसरी या मेरे किराने का सामान आ जाता है, 3,000 रुपये मेरा मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी का बिल चला जाता है। इस तरीके से 20,000 रुपये में 2,000 रुपये मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए चले जाते हैं और बचे हुए 2 या 3,000 रुपये हम मेडिकल इमरजेंसी या बाकी किन्हीं इमरजेंसीज के लिए रख पाते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक आदमी जिसका घर 20,000 रुपये के बिना नहीं चलता, मैं उसी क्लाइंट से दोबारा से एक सवाल करता हूँ कि सर, अब आप बताएं कि ये जो 20,000 रुपये हैं, यानी ये जो 2,40,000 रुपये साल के हैं, आज भगवान ना करे सर कभी ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि आपके फैमिली में कुछ हो, पर क्योंकि आज मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, भगवान ना करे कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और मिस्टर एक्स, जिनका हमने नाम लिया, जिन क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो उस केस में क्या होगा? क्या उन्होंने कोई ऐसा प्रोविज़न किया, क्या आपने कोई ऐसा प्रोविज़न किया कि आपके फैमिली में जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा साल दर साल आपकी फैमिली में आता ही रहेगा? चलिए इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी आदमी के घर का खर्चा 20,000 रुपये है और उसके फैमिली में साल में 2,40,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो अगर उसके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपया है, क्योंकि बैंक अकाउंट में आज के टाइम में कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है? 7% का। तो अगर उसके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं तो उसका 60% ब्याज 2,80,000 रुपए उसको हर साल मिलता रहेगा, उसकी फैमिली को हर साल मिलता रहेगा। तो क्या किसी के घर का खर्चा, अगर आपके घर का खर्चा भी 20,000 रुपये मंथली है, तो क्या आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं? क्यों? क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में वो 40 लाख रुपए हैं तो कल को कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है तो वो 40 लाख रुपए को आपकी फैमिली बैंक में रखेगी और उसकी ब्याज की इनकम से अपना घर चला लेगी। तो मेरा आपसे ही सवाल है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं?
अगर नहीं तो आज ही जरूरत है आपको 40 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की, सो दैट कल को अगर भगवान ना करे मैं नहीं रहता, कल को भगवान ना करे क्लाइंट नहीं रहते, तो उस केस में वो 40 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लाइंट की फैमिली को, उनके नॉमिनी को मिल जाए। उस पैसे को वो बैंक में 7% ब्याज पे रख दें और 7% ब्याज पे रखने के बाद उसकी ब्याज की इनकम से अपनी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या ये पैसा जो मिनिमम मेरी एक्सपेंसेस हैं, जो 20,000 रुपये जिससे मेरा घर चल रहा है, मेरी वाइफ जॉब नहीं करती, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये 20,000 रुपये जो मेरी फैमिली की रियल रिक्वायरमेंट है वो रेगुलर बेस पे मेरी फैमिली में मेरे ना होने के केस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी? सोचिए दोस्तों, पहला सवाल। और दूसरी बात, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को जब मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया तो उनका एक सवाल आया जो कि एक लॉजिकल सवाल था। सवाल ये आया कि सर, हम लोगों को जाके ये बताते हैं, लोगों से ये बात करते हैं, पर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन हमें फेस करना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्शन ये है कि मैं तो 20,000 रुपये ही पर मंथ कमाता हूँ और 20,000 का ही मेरा खर्चा हो जाता है, तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कहाँ से दूंगा? लॉजिकल बात है दोस्तों। तो दोस्तों, इस लॉजिकल क्वेश्चन का एक लॉजिकल जवाब भी है। अगर क्लाइंट आपको ये सवाल करते हैं कि मेरी इनकम तो 20,000 रुपये महीना ही है और मैं 20,000 रुपये महीने ही एक्सपेंस भी करता हूँ, तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे दूँ? आता है ये सवाल आपके सामने। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। अब मान लीजिए वो क्लाइंट आप ही हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कल को आप किसी भी कंपनी में, जिस भी कंपनी में क्लाइंट काम कर रहे हैं, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर उनके पास आते हैं या उनका मैनेजर उनके पास आता है और उनसे एक सवाल करता है कि दोस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज तक आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी, किन्हीं सर्कमस्टांसिस की वजह से या रिसेशन की वजह से हमारी कंपनी ने इस साल पहले की तरह ग्रोथ नहीं की है, तो आप कल से जॉब पे तो आइए, पर यही 20,000 वाली सर्विसेज के लिए हम सिर्फ आपको 18,000 रुपये दे सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी। तो सर आप ही बताइए कि आप उस जॉब पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर जवाब है कि आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगले ही दिन कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। आपको 20,000 की बजाय 18,000 रुपए में अपना घर चलाना पड़ेगा। पर मेरा यहां दूसरा सवाल आपसे आता है कि वही मैनेजिंग डायरेक्टर, वही मैनेजर अगर आपसे ये बात बोले कि कल से आप काम पे तो आइए, आपको 1 रुपए की भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या आप जॉब पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसी 20,000 से आपका घर चलता है, और अगर उस 20,000 में से 1 रुपया भी नहीं आएगा तो आपका घर ही नहीं चलेगा। और सर मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, एक सिंपल सा लॉजिकल सवाल, कि अगर भगवान ना करे कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस केस में आप 2,000 माइनस वाली सिचुएशन में हैं, आपकी फैमिली 2,000 माइनस वाली सिचुएशन में है, या 20,000 माइनस वाली सिचुएशन में है, उस केस में तो वो पूरे 20,000 रुपये ही नहीं रहेंगे। तो क्यों ना हम अपने खर्चों को किसी तरीके से थोड़ा सा कम करके 2,000 रुपये का अमाउंट निकाल लें और उस 20,000 के बजाय 18,000 रुपये में घर चला लें, और बचे हुए 2,000 रुपये से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, सो दैट कल को भगवान ना करे कुछ हो गया तो वही 2,000 रुपए पूरे 20,000 रुपए महीने की रिकवरी करा देगा। Isn't it a good option? मेरा आपसे सवाल है। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कल को गवर्नमेंट ही कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ जाती है जिसमें सरकार आपकी कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि वो 10% टैक्स काटने के बाद ही आपको सैलरी देंगे, यानी वो कंपल्सरी डिडक्शन है। तो जो 20,000 रुपए की सैलरी आपको मिल रही थी, कल से आपको कितनी मिलेगी सर? आपको 18,000 रुपए मिलेंगे। तो मुझे ही बताइए, क्या आप 18,000 रुपए में घर नहीं चलाएंगे? उस केस में आप 18,000 में घर चलाएंगे। पर अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि वही सोचते हुए आप 2,000 रुपए पर मंथ अगर आप मुझे दे दें, मेरी कंपनी को दे दें, तो मैं कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकता हूं कि कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई तो पूरे के पूरे 20,000 रुपए यानी साल के 2,40,000 का प्रोविजन मेरी इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। इजंट इट अ गुड ऑप्शन? इट इज अ गुड ऑप्शन। और दोस्तों, जब आप कस्टमर को तरीके से ये बात बताते हैं कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वो नहीं रहेगा तो उस केस में ये पैसा कहाँ से आएगा, और उसके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, जब आप उसको बताते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है तो उस पैसे को किस तरीके से उसका प्रोविज़न करना है, तो दोस्तों क्लाइंट समझते हैं। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से आप अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, जिस तरीके से आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, उसी तरीके से कस्टमर भी अपने परिवार से प्यार करता है। हर कोई अपने बच्चे को अपने सामने सब कुछ देना चाहता है और अपने पीठ पीछे भी, उसके ना रहने की कंडीशन में भी सब कुछ देना चाहता है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम इस बात को इसी नियत के साथ, इसी फीलिंग के साथ पहुंचा पाते हैं। दोस्तों, अपने क्लाइंट से जाके बात कीजिए, आज ही जाके बात कीजिए। आपके दिल में कहीं ना कहीं ये फीलिंग होनी चाहिए दोस्तों कि आज उस क्लाइंट के साथ भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई। आज आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, आज रात को अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आके आपको लगता है कि कल आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि क्यों नहीं मैंने कल रात को ही जाके उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी होती, सो दैट उसके ना रहने की कंडीशन में उस घर में जो हमारी बहन, जो हमारी भाभी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, उन बच्चों की एजुकेशन नहीं रुकती। ये बात कोर लेवल पे जाके आपको क्लाइंट के साथ करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिस्कशन कस्टमर के साथ कीजिए। मेरा पूरा यकीन है कि इसका आपको बेइंतहा स्कोप इसमें है और इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसका पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑफलाइन सेशंस में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया और मेरे पास बहुत जगहों से ईमेल्स और मैसेजेस और व्हाट्सएप आए हैं कि उनको इसका बहुत फ़ायदा मिला है। आज ये टेक्निक अपनाइए और हमारे को बताइए भी कि इस टेक्निक का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अगेन वादा करता हूं कि आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।